तक अगर किसी को कोई तकलीफ है प्लीज प्लांट होके बिला झिझक पूछें। जो मेरी समझ बूझ में आता है वो ठीक है। ये मेरे सारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी बुक्स तो आप जब खोलेंगे तो बुक्स में से आधी चीज़ें ड्रॉप होती हैं, आधी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमें आपसे ऐसा बंदा ही पढ़ा सर वो पूछा था आपसे कि अगर कैनाल और किसी नाम लेने ना पता चला सीधी करवा लें इसको तार में लग गुड टिप्स बताइए। उसमें सिंगल टूथ की जो है ना, नहीं उसका एंड में आपको बजाय आपको स्ट्रक्चर को डैमेज करें, आप अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो करने वाला पेशेंट सिंपल ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? सब लोग आगे आगे चले चले। अच्छा, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये अपने एक्सेस कैसे करते हैं। 6 पॉइंट्स आपके पास पेरिएपिकल एक्सरे है, उसमें आपने असेस कर लिया। अगर उसमें भी आपके पास एक्सेस नहीं प्रॉपर नहीं आपको आ रहा तो बाइट रिंग कर सकते हैं। अच्छा, बाइट रिंग भी बाज़ लोग नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, तो मैं ये करता हूँ क्रॉप कर देता हूँ। जो आपका पेरिएपिकल है उसमें ग्राउंड पार्ट को क्रॉप कर देता हूँ। तो वो जब आप क्रॉप करते हैं तो आपके पास ग्राउंड पार्ट की सीमेंटल जंक्शन से लेके तो फ्यूजल हेड तक आपके पास एक ग्राउंड का हिस्सा है। तो वहाँ से फिर आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। इसमें जो शाहिद ने उस वक्त बात की कि कैविटी ड्रिवन, अगर आप ये वाला एलिप्टिकल बाइटिंग देखें, इसके अंदर डिस्टल मीजियल एमो कैविटी है, पर्ल बॉन आपने देखें। एक तो अप्रोच ये है कि आप लोअर में सेंट्रल जो बिट है वहाँ से अप्रोच करें, ठीक है। सेंट्रल बिट से जब अप्रोच करते हैं तो आप बाज़ दफ़ा बहुत डिस्टली चले जाते हैं, बहुत ईजीली चले जाते हैं, तो आपका जो क्राउन पार्ट है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर इन द लॉन्ग रन फ्लेक्शन आती है, जब आप उसके ऊपर क्राउन भी दे देते हैं तो उसके ऊपर अक्लूजल लोड आता है, तो बाज़ दफ़ा उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो रिजेक्शन की तरफ चला जाता है। पेशेंट तो मुतमईन होता है 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल भी चल गए, बट टेक्निकली स्पीकिंग, बीइंग अ डेंटिस्ट एंड बीइंग एन एंडोडोंटिस्ट, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फ्लेक्शन आपने कम से कम है। आपने इसके अंदर देखा कि पर्ल बॉन कौन सा पर्ल बॉन कौन सा आपका जो है वो करीब है कैविटी। ये एमओ है, तो इसमें आपने मीजियल जो पर्ल बॉन है उसको आपने टारगेट किया, यहाँ से आपने अप्रोच की और उसके बाद आपने फिराल्स को मतलब रूफ को री रूफ करके तो एक्सेस करा। अब इसके अंदर आपने मेजरमेंट ये ली कि आपका जो एक आपने रेफरेंस पॉइंट ले लिया कोई भी कस्प टिप का, वहाँ से जो आपका रूफ ऑफ द बल्ब है उसकी हाइट क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी बर ले लें, राउंड ले लें, या ये मॉडिफाइड बर है जिसके आगे राउंड होता है और पीछे से टेपरिंग होती है। जब आप ये मेजरमेंट ले लेते हैं तो आप इस बर को भी रख के देख लें। अगर आपके पास एनालॉग एक्सरे है तो उसके ऊपर इजी हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि
आप उसका आसान सा हल ये है कि आप ये वाली मेजरमेंट ले लें कि पर कौन से जो आपने कर्व रेफरेंस पॉइंट लिया है, सबसे पहले आपने अगर एक्सेस करनी है तो उसके अंदर सबसे पहले आपने अक्लूजन सर्विस को फ्लैट करना है, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। बाद दफ़ा ये होता है कि आपने डिस्टल के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट ट्रेन में बनाया होता है, रीजियन के लिए कोई बनाया होता है। तो जब आपने फ्लैट कर दिया तो आपको वो कंफ्यूजन कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये मेजरमेंट ली, उसको आपने इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, आपने उतना मार्क लगा दिया, आपने उससे नीचे नहीं जाना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि बाज़ दफ़ा आपके पास ग्राउंड पार्ट बहुत कम होता है। ब्रुक्सिज्म का कोई पेशेंट आ जाए तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये मार्क्स आपने बात नहीं कर बस, ठीक है। तो वो आपके पास वो लेंथ आ जाएगी कितना आपने ग्राउंड के अंदर जाना है, ठीक है, वरना हम ब्लाइंडली डाल रहे होते हैं। और वही बात जो अक्सर हम डिस्कस करते हैं, परफोरेशन, इसमें परफोरेशन होने के चांसेस नहीं होते। सो इसमें कैलिब्रेशन पे करते हैं इसमें ये बात कि मेजरमेंट के लिए वही तो बता रहा हूँ ना कि आपने एक ऊपर से क्लूजल सरफेस का रेफरेंस पॉइंट ले लिया, आपने फ्लैट कर दिया तो आपकी क्लूजल सरफेस एक जैसी होगी, उससे आपने जो रूफ ऑफ द चेंबर है वहां तक की एक मेजरमेंट ले ली। सर ये elongate भी तो हो सकती है, वो तो एक्सरे पे डिपेंड करता है ना। रफली जो होता है ना ये 6 to 8 मिलीमीटर होता है। दूसरा मैं भी इसी तरफ आ रहा हूँ, आपके पास जो सबसे स्टडी और कांस्टेंट जो रेफरेंस पॉइंट है वो आपका सीमेंट और जमा जंक्शन है। आपका जो ये है बल्ब चेंबर, ठीक है, ये बिल्कुल उसके करीब होता है, या उससे थोड़ा सा ऊपर होगा या स्लाइटली नीचे होगा। आपके पास अगर और कोई रेफरेंस, आप ये बाइकिंग नहीं ले सकते, इवन आप एक्सरे भी नहीं ले सकते, तो आपके पास सबसे जो स्टेबल पॉइंट है वो आपका सीमेंटोनेमल जंक्शन है। आप पैल्यू प्रोब से उसकी मेजरमेंट ले लें कि आपके पास पैल्यू प्रोब के साथ मेजरमेंट आ गए, उस मेजरमेंट को आप उसके ऊपर बर के ऊपर मार्क कर लें, तो आपके पास मुर्शद आप उसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास डिजायर्ड लेंथ आ जाएगी, आप परफोरेशन होने के चांसेस कम हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे अब ये कैविटी है, एक तो नॉर्मली हम लोग सेंटर से अप्रोच करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास हमें ज़रूरत नहीं है कि हम सेंटर से अप्रोच करें, हम इसके थ्रू मिडल तक जा सकते हैं। तो आपके लिए इजी हो जाता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि आप सेफ टेरिटरी में, ठीक है। मुझे सारा कुछ तो आ देता है, मैं सारा कुछ तो आ देता है, आए हो एनीवे। 3 मेन पॉइंट्स हैं, पेनिट्रेशन, एनलार्जमेंट एंड रिफाइनमेंट। तीनों के लिए डिफरेंट हमारे पास चीज़ें हैं। पेनिट्रेशन के लिए राउंडर, ठीक है जी। एनलार्जमेंट के लिए हमारे पास ये बड़ी एक ज़बरदस्त बार है, इसको एंडोज़ीपर कहते हैं, एलन बर्गर एंडोज़ीपर, ये कार्बाइड एंडोप्रोब, और ये जो चीज़ें हैं ये आपको हर फाइल के अंदर मिल जाती हैं, जो उसकी सीक्वेंस में होती हैं। ऑरिफिस ओपनर या ऑरिफिस वाइडनर हर तकरीबन सिस्टम में, अगर नहीं भी है तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। एनीवे, पेनिट्रेशन आपने राउंडर से की, उसके बाद जो मैंने आपसे कहा था कि आपने जो वॉल्स डाइवर्जेंट बनानी है तो वो आपने इससे बनानी। जब इससे बनाएंगे, इसका एडवांटेज क्या है, इसकी नॉन कटिंग टेबल, तो ये आपके चेंबर को, आपकी जो फ्लोर है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब आप पीछे से क्वेश्चन आया था कि हम लॉन्ग फिशर बार यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग फिशर बार जब आप यूज़ करेंगे उसकी कटिंग टेप होती है, वो सारी मार्किंग को डिस्टर्ब करता है। एंडोप्रोब आपके पास खूबसूरत होना चाहिए। एंडोप्रोब इसलिए ज़रूरी है कि आपको बाज़ दफ़ा मैं भी एक करता हूँ कि बस ओपन किया, फाइल पकड़ी और ब्लाइंडिंग शुरू कर। एंडोप्रोब का एडवांटेज ये होता है कि आपने इसके साथ आपकी कोई परफोरेशन या हाइड्रोजेनिक डैमेज होने के चांसेस नहीं, तो आपको
दूसरी बात ये है कि अगर आपकी ये मैपिंग क्लियर है, सर आप बीच में बोल रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर किसी ने जी डॉक्टर एना आंदोलन क्लास में डॉक्टर दोनों बच्चे साथ हैं प्लीज वेलकम अभी यार वो ज़्यादा था वो मुझे भूल गया क्यों शायद anyway study डाले तो ऑलरेडी भूल गया जो एडोप्रोब है इसका एडवांटेज ये है कि आप कैनाल्स ऑरिफिस को लोकेट कर सकते हैं। अगर आपको मैपिंग क्लियर ना भी हो तो आपने माइंड में भी मैप बनाया होता है कि लोड 6 है तो उसके अंदर हमें 2 कैनाल्स कहाँ मिलेंगी और तीसरी कहाँ पे मिलेंगी। तो प्रोब से आप उसको अगर अलॉन्ग द वॉल भी प्रोब करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पे जहाँ पे आपको इंटरेस्ट फील हो आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे ये पड़ेगी। रिफाइनमेंट का मैंने आपको बता दिया कि आपने एडोजीबार के साथ। अच्छा, वो जो एंटीनल ट्रायंगल की मैंने बात की थी जो बिल्कुल ऑरिफिस के ऊपर पड़ा हुआ है, ये जो पॉइंट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 99% लोग इसके अंदर गलती करते हैं। आप अगर प्रो टेपर का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं तो प्रो टेपर में 3 शेपर्स होते हैं, 3 फिनिशर्स होते हैं, 2 ऑप्शनल फिनिशर्स भी होते हैं वाइडर फिनिशर्स। तो नॉर्मली जो आपके पास असॉर्टेड किट आती है उसमें 3 शेपर्स होते हैं और 3 फिनिशर्स होते हैं। जो पहला बर होता है वो SX कहलाता है। SX बेसिकली फॉर ऑरिफिस वाइडनिंग ओपनिंग। इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेट 16 मिलीमीटर होती है जो कटिंग होती है। ये सबसे छोटी बात है फाइल है। हमारे जहन में कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो फाइल है इसने सारा काम कर देगा, बाद वाली जो है उन्होंने तो फिर करना है। यहाँ पे हम कंफ्यूजन ये होती है कि जब आप ये इंसर्ट करते हैं तो ये टूट जाता है। उसकी वजह ये है कि इसका जो आप अगर इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 1, 2 और 3, तो जो इसका एपिकल पार्ट है ये सबसे ज़्यादा डेलिकेट होता है, बहुत फाइन होता है, ज़रा सा भी कहीं से टेपर लॉक होगा ये टूट जाएगा। हम पहली अटेम्प्ट ये करते हैं कि इसको हम थ्रू एंड थ्रू पहुंच जाए, जबकि ये गलत हो। इसका पर्पस इतना सा है कि आपकी ये ऑरिफिस है, आपने ये आपकी ऑरिफिस है तो इसके अंदर आपने 2 to 3 मिलीमीटर सिर्फ जाना है। रूट को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कॉर्नर, मिडल एंड एपिकल। तो आपने इसके सिर्फ कॉर्नर, मिडल, थर्ड तक इसको रखना है, क्योंकि कॉर्नर, मिडल, थर्ड में आपका जो कैनाल है वो वाइड होता है। एपिकल में मिडल में फिर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आना शुरू होती है और एपिकल सेट होती है। तो आपने सिर्फ इसको 2 to 3 मिलीमीटर बिलो द फ्लोर ऑफ द चेम्बर, इससे ज़्यादा। अच्छा, दूसरी बात, इसकी मूवमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। जितनी भी शेपर फाइल्स हैं उनको आपने ब्रशिंग मोशन देनी है, और जो फिनिशिंग फाइल्स हैं उनकी पीकिंग मोशन होती है। क्यों होती है? आपने आगे चलिए करेंगे, ग्लाइड पाथ बना लिया, ग्लाइड पाथ को आपने फनल शेप दी। फनल शेप आप उसी सूरत में देंगे कि आपका ऊपर से वाइड होगा तो नीचे नैरो होगा। आपका ऑरिफिस अगर वाइड नहीं है तो आपके नीचे आपके लिए प्रॉब्लम है। सबसे पहले जब आपने रीमूव करके चेम्बर को एक्सेस कर लिया तो फिर आपने यहाँ पे हाइको डालना। हाइको डालने का एडवांटेज ये होगा कि आपको हाइको बेसिकली ऑर्गेनिक पार्ट को रिजॉल्व करता है। तो एक तो आपको ये भी हिंट मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ कैनाल्स मौजूद है। अगर नहीं भी मिलता है तो फिर भी आपका चेम्बर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने स्काउटिंग वगैरह करके कैनाल लोकेट करके ग्लाइड पाथ हम आगे करेंगे। मैं अभी इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ।
इस फाइल में, अभी आप अपने आप को कंफ्यूज ना करें, सिर्फ इस फाइल को जेन में जो SX है। आपने ग्लाइड पाथ बना लिया, अब आपने उसको क्योंकि टेपर फनल शेप देनी है तो आपने उसको वाइड कर, तो आपने इसको सिंपल सा रूल है कि कनाल की 4 वॉल्स हैं, इसमें चेंबर की है तो कनाल की भी 4 है। हर वॉल के साथ आपने आउटवर्ड ब्रशिंग स्ट्रोक दे, एक एक दफा। जब आप चारों के साथ एक एक दे देंगे तो आप खुद नोट करेंगे कि आपका जो ऑरिफिस है वो वाइब्रेट हो गया। ये SX से हो रहा है सर? SX के साथ आपने सिर्फ मिसाल के तौर पे आपकी रूट है तो इसमें जो कॉर्नर 1/3 का पार्ट है उसमें जाना है, मिडल थर्ड को भी आपने टच नहीं करना, सिर्फ कॉर्नर 1/3 की चारों वॉल्स के साथ एक एक स्ट्रोक देना आउट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम डालते हैं बस या आपने कहा चलो इसीलिए सारा कुछ करते हैं। उस चक्कर में क्या होता है कि वो मिडल थर्ड में जाके टेपर लॉक करता है और टूट जाती है। और अमूमन लोगों के साथ ये होता है कि वो ऑरिफिस जो वाइडर है इसके ब्रेकेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जब आपने 4 स्ट्रोक दे दी तो आपने नेक्स्ट फाइल पे स्विच नहीं करना है, आपने इंडिकेट करना है। मेरा जो रूल है वो ये है कि 1 ml पर कनाल पर एप्लीकेशन, तो इरिगेशन बहुत ज़्यादा होती है, मेरे जीन्स के ऊपर भी जगह पे, तो वो यहाँ पे इरिगेशन करेंगे। उसके एडवांटेजेस, नंबर 1, आपकी फाइल के लिए इजी हो जाएगा, उसको लुब्रिकेटिंग मीडियम मिलेगा तो कटिंग अच्छी करेगी। अगर ड्राई सरफेस 2 ड्राई सरफेसेस कट करेगी तो एक ड्राई सरफेस कांस्टेंट है, एक मोबाइल है, मोबाइल वाली टूट जाएगी और फिक्स वाली में इलेक्ट्रोजेनिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि कनाल की एनाटमी एक जैसी नहीं है जो हमें दिखती है, वो बीन शेप है, एक डेंजर जोन है और एक सेफर जोन है। तो एनीवे इसमें आपने कॉर्नर 1/3 में 4 स्ट्रोक्स के लिए 4 स्ट्रोक्स देने के बाद आपने वॉश करना है, इरिगेट करना है, इरिगेट करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप। सर ये के फाइल सिस्टम में भी यही रूल होगा? सर के फाइल सिस्टम जो है, नहीं, के फाइल सिस्टम मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। वो सर जो पुराना सिस्टम इरिगेट आप जिसमें भी करें, देखें दो कॉन्सेप्ट है ना, एक क्राउन डाउन टेक्निक है, एक स्टेप बैक टेक्निक है। इसके अंदर हम क्राउन डाउन में जाते हैं, ऊपर से वाइड करते हुए नीचे जाते हैं। स्टेप बैक के अंदर हम नीचे से वाइड करते हुए ऊपर आते हैं। सर जो आपने सीखा था नहीं है, सबसे पहले प्रो टेपर आया था, उसमें SX से पहले 15 या 10 नंबर नहीं, वो उसको मैंने अभी सिर्फ क्योंकि ये पिक्चर है, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात, अभी मैंने सीक्वेंस में नहीं बात, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है। मुझे अक्सर दोस्तों की कॉल होती है, यार SX फाइल हो गई, ठीक है, उससे पहले वो जो सीक्वेंस होता है उसको फॉलो नहीं करते, वो अभी उसको बात नहीं करते, पहले मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि इसका मकसद क्या है। GG जो फाइल है ये तकरीबन ऑब्सोलीट हो गई, जिसको रिजिडिटी और ये ज़्यादा बल नहीं आ रहा देखें, आपने डेंटिन कट भी करना है और कंजर्व भी करना है। पुराना जो स्कूल ऑफ थॉट था, रीजन क्या थी, उसमें जो फाइल का टेपर था वो 2% था। ये जो है ये वेरिएबल टेपर है, 4, 6, 8, 12 तक नहीं है। उसके अंदर आप जितना मर्जी फाइलिंग, सर्कमफरेंशियल फाइलिंग, रीमिंग कुछ भी करते थे ना, आपका डेंटिन उतना ज्यादा डैमेज नहीं होता। इसके अंदर आपका डेंटिन जो है वो ज्यादा डैमेज होता है। ये आपके काफी ये बाहर वाली आउटलाइन है, ये नाम की
आपने एक टर्म सुनी होगी डेंजर जोन। हर टूथ जो है उसकी एक साइड कॉन्वेक्स होती है, एक कॉन्केव होती है। कुछ जो दांत हैं प्रीमोलर्स अपर वो डबल कॉन्केव होते हैं। जब ये लोअर मोलर्स की बात कर रहा हूँ, लोअर मोलर की एक रूट आप एज्यूम कर लें कोई, वो एक साइड से कॉन्वेक्स है, एक साइड से कॉन्केव। इसमें जो कॉन्वेक्स साइड है वहाँ पे इनेमल जाता है, जो कॉन्केव साइड है वहाँ पे इनेमल कम है। दैट इज कॉल्ड डेंजर जोन। इनेमल कम होगा वहाँ पे, सॉरी सिमेंटम। तो एक साइड पे सिमेंटम ज्यादा, एक तरफ कम। उसके बाद डेंटिन है, डेंटिन का भी वही आउटलाइन है, एंड देन यू हैव अच्छा, हम क्या करते हैं, जो मैं लोअर 6 के लिए बात कर रहा था कि उसकी प्रेपरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। उसकी रीज़न ये है कि आप या मैं ये करते हैं कि हम कंसिडरिंग द फैक्ट कि क्योंकि कनाल ये ऑब्लोंगेटेड है, डिस्कल जो है, तो हम सेंटर से प्रेपरेशन शुरू करते हैं। जब हम सेंटर में प्रिपेयर करते हैं तो हम डेंजर जोन को टच करते हैं। उसकी वजह से 2 नुकसान होते हैं, क्योंकि हमें उसका आइडिया नहीं है कि हमने फाइल की एप्लीकेशन इस वॉल के साथ कैसे करनी है। तो ड्रॉबैक या नुकसान क्या होता है, एक तो आप डेंजर जोन को ओवर प्रिपेयर कर देते हैं, दूसरी बात रूट पार्ट में स्ट्रिप परफोरेशन हो जाता है। स्ट्रिप परफोरेशन की वजह से क्या होता है कि आपको वर्टिकल रूट फ्रैक्चर इन द लॉन्ग रन होना शुरू हो जाता है। सो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? या एक दफा दोबारा उस लड़के की तरफ से हाथ चला गया। तो ये अच्छा याद रखो, आज जान शुरू कर। different access openings, first premolar में आप देख रहे होंगे कि 2 कनाल आपको नजर आ रही है। इसमें सेकंड प्रीमोलर है, इसमें 2 भी है और 1 वेरिएबिलिटी है। So we have 30 minutes. सर राम का शौक पा देता है तो उनकी करूँगा। ये इसकी आउटलाइन है जो 7 बात कर रहे थे। 7 की क्योंकि बड़ी डाइवर्सिटी है इसकी एनाटॉमी में, ठीक है। बाज़ दफ़ा इसमें ये पैटर्न भी होता है, बाज़ दफ़ा ये पैटर्न आ रहा होता है, इधर पड़ी है, इधर पड़ी है, then you have this one, और एक यहाँ पे MB2 पर, ठीक है। बाज़ दफ़ा इसके अंदर 2 कनाल हैं, ये पड़ी है, सिंगल कनाल में होती है। सिंगल कनाल नॉर्मली लोअर में ज़्यादा होती है, अपर में कम होती है। इतनी बड़ी परफेक्ट में पड़ी है। मगर वो अच्छा, इसके अंदर जो ट्रिकी बात है वो ये है कि बाज़ दफ़ा